आज हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या कारण थे। तो इनके कारणों में कौन कौन से मेन कारण हैं। जैसे नंबर 1 कारण है वायसराय की अपमानजनक संधि, नंबर 2 तानाशाहों का उत्कर्ष, नंबर 3 अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष, और नंबर 4 है राष्ट्र के विभिन्न स्वार्थ, नंबर 5 है विश्व का 2 गुटों में विभाजन और राष्ट्र संघ की निर्बलता, निशस्त्रीकरण की असफलता, और नंबर 8 है मित्र राष्ट्रों के आंतरिक मतभेद, और नंबर 9 है पोलैंड पर आक्रमण। तो द्वितीय विश्व युद्ध, जैसा कि हमने पूर्व में भी जाना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे और उसकी क्या पृष्ठभूमि रही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ का निर्माण होता है और राष्ट्र संघ का उद्देश्य, जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था, उसका उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से मतलब आगे ऐसा दोबारा से प्रथम विश्व युद्ध की भांति दोबारा युद्ध न हो। तो इसी उद्देश्य को लेकर राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। लेकिन जर्मनी, जापान और इटली की कार्यप्रणाली और मित्र राष्ट्रों की तुष्टीकरण की नीति जो विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देती है, तो इसी को हम विस्तार से समझेंगे। नंबर 1 वायसराय की अपमानजनक संधि, ये द्वितीय विश्व युद्ध का पहला कारण है। तो वायसराय की संधि जो कि इसमें मित्र राष्ट्रों ने यह कहकर हारे हुए देशों से ये समझौता करवाया, मतलब हस्ताक्षर करवाए थे कि आपके साथ धोखेबाजी नहीं होगी और आपके साथ पूरा न्याय होगा। तो ऐसे में जो पराजित राष्ट्र थे तो वो उनके द्वारा हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। तो ये संधि वास्तव में न्यायपूर्ण नहीं थी और ये एक तरह से थोपी हुई संधि थी। जैसे कि जर्मनी का उदाहरण, और इटली के साथ भी न्याय नहीं हुआ। इटली को जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, और इटली में मुसोलिनी और हिटलर का उदय भी इसी कारण से होता है। और जो पराजित राष्ट्रों की सरकारें थी वो भी कुछ खास नहीं कर पाई। तो वायसराय की अपमानजनक संधि इसका प्रथम कारण मानी जा सकती है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए, क्योंकि जब यहाँ पर अधिनायकवाद का उदय होता है तो यहाँ पर जो भी यहाँ के नेता उभर के जो सामने आए, उन्होंने एक ही बात कही अपनी जनता से कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम वायसराय की संधि का बदला लेंगे, और यही बदले की भावना अंततः सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर ले जाती है। तो पहला कारण था वायसराय की अपमानजनक संधि। तो वायसराय की अपमानजनक संधि ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर नेक्स्ट, तानाशाहों का उत्कर्ष। तो तानाशाहों का उत्कर्ष का कारण भी ये था कि जो वायसराय की संधि के अंतर्गत अपमानजनक शर्तें लादी गई, तो ऐसी स्थिति में जहाँ वहाँ पर जो प्रजातांत्रिक सरकारें थीं वो अयोग्य सिद्ध हुई, वो कोई विशेष कार्य नहीं कर पाई। जैसे कि जर्मनी में हिटलर का उदय और इटली में मुसोलिनी और जनरल फ्रैंको, इनका उदय जो होता है, तो ये इस बात का परिचायक है कि वहाँ की जनता में आक्रोश की भावना व्याप्त थी और इसी के कारण से तानाशाहों का उदय हुआ, और इन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी मनमानी शुरू कर दी और राष्ट्र संघ की शर्तों को अनदेखा किया, और जिसके अंतर्गत फिर ये देखने को मिलता है कि मित्र राष्ट्र भी इनके विरुद्ध कोई विशेष कार्रवाई करने में असफल सिद्ध होते हैं, जिसके कारण तानाशाहों की जो हौसले हैं, जो मतलब उनके कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं आता है और हौसले बुलंद होते जाते हैं, जिससे कि जो कमजोर राष्ट्र थे उन पर आक्रमण करके उनको अधिग्रहण किया जा रहा था, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं। तो ऐसे समय में जब रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का भी निर्माण होता है, तो इसमें एक ही उद्देश्य रखा जाता है कि हम जो भी करेंगे एक दूसरे के सहयोग से, और अपनी जो हमारे साथ
भेदभाव हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उसका हम बदलाव पूरा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मित्र राष्ट्रों द्वारा एक तरह से तटस्थ रहना और तुष्टिकरण की नीति अपनाना, ये तानाशाहों के उत्कर्ष में सहायक सिद्ध होता है। और ये तानाशाहों की उत्कर्ष के बाद उनकी विदेश नीति और गृह नीति सेकंड वर्ल्ड वार के लिए उत्तरदायी मानी जा सकती है। इसके बाद है अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष। तो अल्पसंख्यक जातियां जिनके साथ जो जर्मनी, इटली और फ्रांस अलग अलग देशों में अल्प रूप में बसी हुई थी, लेकिन इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था, जिसके कारण इनके अंदर असंतोष भी व्याप्त था अपने प्रशासन के प्रति। क्योंकि जर्मनी में हिटलर ने तो ये कह ही दिया था कि जर्मनी जो जाति है वो संसार में श्रेष्ठ जाति है, वो ही शासन करने के लिए उत्पन्न हुई है। तो ऐसी जो भावना हिटलर और मुसोलिनी की, जो अपनी जाति विशेष को विशेष महत्व दे रहे थे और जो अल्पसंख्यक रूप में जो रह रहे थे उनके देशों में, तो उनके विरुद्ध एक तरह से कठोर पालन करना, उनके हितों का ध्यान नहीं रखना, तो ऐसी स्थिति ने असंतोष का वातावरण पैदा किया, जो धीरे धीरे एक तरह से आक्रोश का रूप लेता जाता है और आगे जाके द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म होता है। तो अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जा सकता है। फिर राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थ। अब राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थों में हम देखें तो इटली का एबिसिनिया पर आक्रमण करना, जर्मनी ने यूरोप के खोए हुए प्रदेश प्राप्त करना और जापान द्वारा मंचूरिया पर अधिकार करना। तो ये वापस और कुछ जो प्रदेश खो दिए गए थे या सैनिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उनको भी ये पुनः बहाल कर लेते हैं। जैसे जर्मनी को ये अधिकार प्रदान कर दिया जाता है कि आप नौसेना बढ़ा सकते हैं, जबकि पहले नौसेना पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप सेना की संख्या आधी कर दें। जिससे क्या कि इन राष्ट्रों में जो जर्मनी, जापान, इटली जैसे राष्ट्रों में ये भावना थी कि हमारी अगर सैनिक संख्या कम रहेगी तो हम फिर जो शत्रु देश से किस प्रकार से निपटेंगे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रों के जो अपने विभिन्न निजी स्वार्थ थे, उन्होंने एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और उग्र राष्ट्रवाद धीरे धीरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ता है और बाद में पूरा विश्व में एक तरह पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ा हो जाता है। तो राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थों में भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इसके बाद विश्व का दो गुटों में विभाजन। तो विश्व में दो गुटों में विभाजन में तो एक तो निरंकुश तानाशाही वर्ग जिसमें जर्मनी, जापान, इटली, और दूसरा था जिसमें दूसरे गुट में मित्र राष्ट्रों का सुदृढ़ संकल्प। तो मित्र राष्ट्र तो अपना स्वार्थ पूर्ति करने में लगे हुए थे, क्योंकि उनको हथियार बेचने से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना था और वो जो छोटी मोटी समस्याएं होती थी उनको वो ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। और जो जर्मनी, जापान, इटली इनके द्वारा की गई कार्रवाई के देखते हुए ये उन छोटे राष्ट्रों को संतुष्ट कर देते, जिससे कि समस्या धीरे धीरे गंभीर होती गई और जर्मनी, जापान, इटली यानी हिटलर, मुसोलिनी इनकी जो एक तरह से महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ कि विश्व में एक तरह से गुटबाजी प्रारंभ हो गई और जो कमजोर राष्ट्र थे वो ये सोचने लगे कि उनका किसी भी प्रकार से कोई हित देखने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से एक तो शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और गुटबाजी में जो विश्व को दो गुटों में विभाजन होना भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण माना जा सकता है। इसके बाद राष्ट्र संघ की निर्भरता। तो राष्ट्र संघ का निर्माण इसी उद्देश्य से किया था कि विश्व में शांति बनाई रखी जा सके और ऐसा जो प्रथम विश्व हुआ ऐसा दोबारा से न हो, ऐसी घटना। तो इसीलिए राष्ट्र का निर्माण होता है, लेकिन राष्ट्र संघ के पास न तो अपनी स्थायी सेना और न ही अधिकार ऐसे, और यदि कोई राष्ट्र संघ निर्णय भी लेता है तो उसको जो जर्मनी, जापान, इटली जैसे देश उसको एकदम उसकी अनदेखी करते हैं और
उनकी शर्तों को लागू कराने वाला भी कोई नहीं। तो ये जो संस्था थी वो एक तरह से एक कठपुतली संस्था बन के रह जाती है, जिसके कारण आक्रमणकारी देश जो थे उनके विरुद्ध कोई विशेष कठोर कार्रवाई न करने के कारण एक तरह से ये मजाक बन के रह जाता है कि राष्ट्र संघ के हाथ में कुछ नहीं है, जिससे कि जो कमजोर राष्ट्र थे उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है, वो आतंकित हो जाते हैं कि राष्ट्र संघ ही कुछ नहीं कर पा रहा है। और राष्ट्र संघ में जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका जैसे राष्ट्र जो सब कुछ देख रहे थे कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन फिर भी वो चुप थे और वो अपने शस्त्रों को बेचने में अपना ज़्यादा ध्यान लगा रहे थे। तो राष्ट्र संघ एक तरह से जिस उद्देश्य को लेकर इसकी स्थापना की गई वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल देखने को मिलता है। और राष्ट्र संघ की निर्बलता ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण बनती है, क्योंकि आक्रमणकारी देश के विरुद्ध शस्त्रीकरण को रोकने पर जब बात आती है तो राष्ट्र मौन हो जाता है। तो ऐसे में जो उग्र राष्ट्रवाद और निरंकुश जो नेता थे उन्होंने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। तो इस प्रकार से राष्ट्र की निर्बलता सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनती है। इसके बाद निशस्त्रीकरण की असफलता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये तय किया गया था कि शस्त्रों का निर्माण ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन जब जर्मनी को वर्साई की संधि को तोड़ने लगता है और जर्मनी जब यूरोप में खोए हुए प्रदेश वापस ले लगता है, इटली एबिसिनिया पर अधिकार कर लेता है, जापान मंचूरिया पर अधिकार कर लेते हैं, तो इस प्रकार से जो छोटे राष्ट्र थे और जो विश्व यूरोप में और पूरे विश्व में वो ये सोचने लगते हैं कि यदि उन्होंने शस्त्रों में कमी की तो फिर उनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और हर यूरोपीय देश यही कहने में लगा हुआ था कि हम अपना जो शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, जबकि दूसरा जो देश जो शस्त्रों का निर्माण कर रहा है वो शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्र संघ भी कोई विशेष कठोर कदम नहीं उठा पाता है, जिसके दुष्परिणाम ये निकलते हैं कि पूरे विश्व जो है वो शस्त्रों की एक विशाल मतलब भंडार पर बैठ जाता है, और जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत जनधन की हानि के रूप में देखने को मिलता है। तो निशस्त्रीकरण की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जा सकता है कि यदि राष्ट्र संघ शस्त्रीकरण को रोकने में सफल रहता या सभी राष्ट्र ईमानदारी से शस्त्रों का निर्माण करने में कमी करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो मित्र राष्ट्र थे, उग्र राष्ट्र जो जर्मनी, जापान, इटली, इन्होंने शस्त्रीकरण में अत्यधिक वृद्धि की और परमाणु हथियार तक बना लेना भी एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन चुका था। तो निशस्त्रीकरण की असफलता भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण समझी जा सकती है। इसके बाद मित्र राष्ट्रों के आंतरिक मतभेद। मित्र राष्ट्रों में फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों अपनी क्षतिपूर्ति की समस्या को लेकर आपस में इनके मतभेद बने हुए थे। फ्रांस जो था वो कठोरता के साथ रकम वसूलना चाहता था जो उसके जिसके साथ बनी हुई थी, रखी गई शर्तें वो उसके हिसाब से मतलब कठोरता बरतना चाहता, जबकि ब्रिटेन का मानना था कि जर्मनी को पहले मजबूत स्थिति में होने दिए जाए, बाद में उससे क्षतिपूर्ति वसूल ली जाएगी। तो मित्र राष्ट्रों के आपसी स्वार्थ भी यहाँ पर एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के रूप में देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने समस्याओं को कम नहीं किया, समस्याओं को बढ़ने और दिया। इसमें रूस ने भी ये देखा कि भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि इधर जो जर्मनी, जापान, इटली से भी कुछ मतलब अपना संबंध बना रखा है और इधर इंग्लैंड और फ्रांस। तो इस प्रकार की स्थिति एक तरह से विस्फोटक पैदा हो गई। तो मित्र राष्ट्रों के आंतरिक मतभेदों ने भी एक तरह से विश्व में अशांति का वातावरण तैयार किया और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमें फिर ये एक परिणाम देखने को मिलता है। पोलैंड पर आक्रमण, इसका तत्कालीन कारण यह था द्वितीय विश्व युद्ध का पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 में अचानक हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना, अपनी वायुसेना के द्वारा बम वर्षा करना, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक तत्कालीन कारण है। और इससे
फिर सभी जो राष्ट्र थे जिनका आपस में जो मनमुटाव था, बदले की भावना थी, वो इस युद्ध में कूद पड़ते हैं। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका द्वारा जापान के 2 बड़े नगरों को नष्ट किया जाता है, हिरोशिमा और नागासाकी, और किस प्रकार से इस युद्ध में भयानक जनधन की हानि उठानी पड़ती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता था अगर ये तत्वों में किसी प्रकार से सामंजस्य बैठ जाता, जैसे कि वर्साई की अपमानजनक संधि नहीं की जाती, तो जो इससे पीड़ित जो देश थे, पराजित देश थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद, उनको अगर किसी प्रकार से शांत कर लिया जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। तानाशाह जो जिनका उदय हुआ, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, फ्रैंको जनरल, तो यदि ये अपनी नीति को इतना उग्र नहीं बनाते और एक तरह से उग्र राष्ट्रवाद को ज़्यादा नहीं बढ़ाते, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। और इनके जो कार्य थे वो इस प्रकार के थे कि साम्राज्यवादी जो अपने क्षेत्र को बढ़ाना और कमज़ोर देशों पर अधिकार करना और संधि को तोड़ना, तो इस प्रकार की इनके आक्रामक कार्रवाइयाँ अगर संतुलित, अगर ठीक होती, शांतिपूर्ण, तो युद्ध नहीं होता। अल्पसंख्यक जातियों के असंतोष, यदि अल्पसंख्यक जातियों के साथ भेदभाव नहीं होता, उनके साथ समानता का व्यवहार होता, उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। इसके बाद राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थ, यदि इटली एबिसिनिया पर अधिकार नहीं करता, जर्मनी यूरोप में कोई प्रदेश वापस लेने प्रारंभ नहीं करता और जापान मंचूरिया पर एकदम अचानक आक्रमण कर उसको हथियाने का प्रयास करना, ये भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। विश्व का 2 गुटों में विभाजन होना और विभाजन के बाद इसके बाद सशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, ये भी एक भयानक भूल थी। राष्ट्र की निर्बलता, राष्ट्र का निर्माण जिस उद्देश्य से किया गया वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि राष्ट्र संघ के अंदर जो शक्तिशाली राष्ट्र थे वो अपना बाहरी सहयोग तो दे रहे थे, पर किसी प्रकार से उसको गंभीर मुद्दों पर पूरा समर्थन नहीं कर रहे। जैसे कि अमेरिका ने कभी इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, और इंग्लैंड, फ्रांस जो मित्र राष्ट्र थे वो राष्ट्र संघ को गंभीर मुद्दों पे पूरा सहयोग नहीं दे रहे थे, जिसके कारण राष्ट्र संघ सिर्फ प्रतीक रूप में रह गया था, जिसका उद्देश्य विश्व में शांति बनाए रखना था, वह ऐसा करने में असफल रहा। निशस्त्रीकरण की असफलता, सभी राष्ट्र एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि हम अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, दूसरे राष्ट्र शस्त्रों की बढ़ावा दे रहे हैं, और कुछ शस्त्र इसलिए भी खरीदे बेचे जा रहे थे कि जिससे कि हम अपने खोए हुए प्रदेश वापस ले लेंगे, जितनी ज़्यादा शस्त्र होंगे जितने ज़्यादा उतनी हमारी शक्ति ज़्यादा अधिक होगी। और ऐसा प्रमाणित रूप में हम हिटलर और मुसोलिनी की नीतियों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने खोए हुए प्रदेश वापस लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। और मित्र राष्ट्र भी इसके पीछे कोई भी मतलब एक स्पष्ट कोई नीति नहीं बना पाए और मौन स्वीकृति बनी रही, क्योंकि वो स्वयं भी शस्त्र बेचने में लगे हुए थे। मित्र राष्ट्रों की आंतरिक मतभेद भी एक तरह विश्व में अशांति का वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखने को मिलता है। पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939 में हिटलर द्वारा अचानक पोलैंड पर आक्रमण करना, ये तत्कालिक कारण, और ये धीरे धीरे पूरा विश्व महायुद्ध की ज्वाला में जल उठता है। तो आज हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में जाना। कौन कौन से कारण? नंबर 1, वायसराय की अपमानजनक संधि, तानाशाह का उत्कर्ष, अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष, राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थ, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। कौन कौन से गुट? जर्मनी, जापान, इटली गुट, दूसरा था मित्र राष्ट्रों का गुट। इसके बाद है राष्ट्र संघ की निर्बलता, निशस्त्रीकरण की असफलता, मित्र राष्ट्रों के आंतरिक मतभेद और पोलैंड पर आक्रमण। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को विस्तार से समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।